नमस्कार दोस्तों, बिफोर वी डाइव इनटू टुडेज मास्टर क्लास, अ क्विक बट वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। आज का ये सेशन एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज चेक द डेटा थरोली बिफोर यू टेक एनी डिसीजंस, राइट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये टॉपिक क्या है दोस्तों? दुनिया में जब भी कोई वॉर होती है या ग्लोबल क्राइसिस आता है, हमारा सबसे पहला थॉट क्या आता है? यार, मेरा पोर्टफोलियो तो अब लाल लाल होने वाला है, राइट। आज हम देखेंगे कि ये ग्लोबल काओस इंडिया के लिए डरने की बात नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे बड़ा मौका कैसे दे सकते। वेलकम टू नेविगेटिंग द फॉग, राइट। प्राइसिंग रिस्क एंड रेजिलियंस इन हाई वोलाटिलिटी एरा। ग्रैब नॉट पेड, क्योंकि आज आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदलने वाला है, राइट। सो लेट अस बिगिन। कॉन्फ्लिक्ट has permanently altered the global macroeconomic baseline। देखिए, दुनिया अभी 3 बड़े हाई स्ट्रेस जोन से दोस्तों गुजर रही है। पहला, सप्लाई एंड एनर्जी। ऑयल और एलएनजी का फ्लो कट हो रहा है। दूसरा, फिस्कल एंड डिफेंस। हर देश हथियार यानी वेपन्स पे पैसा बहा रहे हैं। और तीसरा, फाइनेंशियल कैपिटल फ्लाइट। पैसा इमर्जिंग मार्केट से भाग रहा है। एज एन एक्टिव इन्वेस्टर, अगर आप इस ग्लोबल शॉकवेव को इंडिया के रेजिलेंस के साथ माप नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो आप टेबल पे पैसा छोड़ रहे हैं। चलिए हम मैपिंग करें इंडिया के रेजिलियंस की। देखें इससे कितना फर्क दोस्तों पड़ सकता है, राइट। सो सबसे पहले, एक ग्लोबल शॉक काम कैसे करता है ये दोस्तों समझते हैं। कहानी शुरू होती है तेल से। ऑयल, ब्रेंट क्रूड जंप करता है, जिससे इनपुट शॉक लगता है। कंपनियों के खर्चे इसके रिलेटेड होते हैं, तो खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। फिर लोगों की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, क्योंकि लोगों की जेब से भी ज्यादा पैसा जाता है। और एंड में क्या होता है? सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। क्यों? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो अलग अलग स्पिल ओवर इफेक्ट दोस्तों आई, और सीधा झटका लगता है हमारे इमर्जिंग मार्केट्स ईएम पोर्टफोलियोज को। इंडिया इज ऑल्सो एन इमर्जिंग कंट्री, तो अपने पे भी एक बड़ा झटका लगता है। इट साउंड स्कैरी, राइट, पर वक्त लगता है उसे फिर सेट होने में, राइट। पर चलो हम लोग देखते हैं कितनी इफेक्ट अलग अलग चीजों पे इसकी होती है और हम कैसे फायदा उठाए, राइट। चलो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, द गन्स वर्सेस बटर ट्रैप। जब दुनिया भर में टेंशन होती है, बाकी देश डिफेंस पर पैसा खर्च करते हैं। वैसे जनरली 1.5-2% तो कंट्रीज डिफेंस पे स्पेंड करती है, डिपेंड करता है अड़ोस पड़ोस कैसा है, बराबर। लेकिन जब दोस्तों टेंशन वाला काम होता है, उस समय डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ जाता है। जहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ज्यादातर कंट्रीज में उन्हें अप टू 80% वेपन्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, यानी उनका स्टिमुलस उनके देश में नहीं है, बाहर फॉरेन प्रोड्यूसर्स की जेब में जाता है, जिससे हम डिमांड लीकेज कहते हैं। रिजल्ट क्या? उनका ट्रेड डेफिशिएंट बढ़ता है और इकोनॉमी डूबने लगती है। अब ये झगड़ों में फायदा किसको होता है? दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर यूएस, तो उसको तो झगड़े में फायदा होना है। पर जो इमर्जिंग कंट्रीज है वो तो 80% चीजें तो बाहर से लाते हैं, तो अपनी तो जेब से पैसा निकलता रहता है। और इसका इफेक्ट कितना होता है? 1x, मतलब वो पैसा निकल गया और दूसरे देश में गया, अपने पास तो आया नहीं है, ना जॉब यहाँ पे क्रिएट हुई है।
इंडिया का थोड़ा चित्र अलग है, पर ज्यादातर इमर्जिंग इकोनॉमी दोस्तों इससे अभी गुजर रही है, राइट। सो ये चित्र दोस्तों बहुत जरूरी है, देखने लायक है। यहां आते हैं इंडिया की हीरो एंट्री में। ये G20 का चार्ट है, G20 की कंट्रीज इसके अंदर आपको सब दिखेगी। जब ग्लोबल पियर्स उधर डेप्ट ले लेके, लोन ले लेकर अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, पहले कोविड आया, राइट, अभी वॉर आ रही है, तो लोन ले लेके अपना इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो बढ़ा रहे हैं। इंडिया की लाइन बिल्कुल सीधी है दोस्तों। हमने अपना पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी ट्रेजेक्टरी इतनी स्मार्टली प्रोएक्टिव मैनेज किया है कि हमारे पास बाहरी शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सॉलिड फिस्कल बेस बचा हुआ है। यू कैन एब्सोल्युटली सी इन दिस G20 मैप। मुझे दूसरी कंट्रीज बताइए जो इमर्जिंग है और इतना स्ट्रॉन्ग। 2015 से 20 के बीच में देखो तो सही कितनी सबकी लोन बढ़ी हुई है जीडीपी के मुकाबले, जबकि इंडिया इसका बेनिफिशियरी है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, अब बात करते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। न्यूज चैनल्स चिल्लाते हैं फॉरेनर्स ने सेल किया, FII पैसा निकाल दिए, बट आस्क योरसेल्फ कौन सेल कर रहा है? ये है द फ्लाइट रिस्क स्पेक्ट्रम। एक तरफ है स्टिकी कैपिटल जैसे पेंशन फंड्स जो VIX यानी वॉलेटिलिटी बढ़ने पर भी शांति से बैठे रहते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं फ्लाइटी कैपिटल यानी हेज फंड और पैसिव ETFs दुनिया भर के इमर्जिंग ने डेवलप कंट्रीज के, जो पैनिक में आकर सब बेच देते हैं अलग अलग इमर्जिंग इकोनॉमी में। याद रखिए, vulnerability is determined not just by how much foreign capital we hold but who holds it। तो ये वॉलाटिलिटी दोस्तों हम ज्यादातर इन फंड्स में देखते हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स में दोस्तों ये वॉलाटिलिटी कम होती है, और इसका सामना हर इमर्जिंग कंट्रीज को आज करना पड़ रहा है, राइट। अब देखना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये फ्लाइटी इन्वेस्टर इतना पैनिक क्यों करते हैं, वो भी तो जरूरी है। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनका इंजन फ्लॉड है। वो एंड इन्वेस्टर को डेली लिक्विडिटी प्रॉमिस करते हैं पर इनलिक्विड एसेट होल्ड करते हैं। तो जब ग्लोबल कंडीशन टाइट होती है, उनको मजबूरी में अपना इमर्जिंग मार्केट जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है सस्ते में बेचना भी पड़ता है। चाहे लोकल फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर पैसे की जरूरत आन पड़ी है तो पैसा तो निकालना पड़ेगा। दे आर फोर्स्ड इनटू एसेट फायर सेल्स। बराबर की नहीं दोस्तों? जबकि यहां देखिए दोस्तों, यही हमारा जैकपॉट है। आई कॉल दिस द पैसिव एम्प्लीफिकेशन लूप। ग्लोबल इंडेक्स रीबैलेंस होता है और पैसिव ETFs मैकेनिकली बिना सोचे समझे अपना सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, और करना ही पड़ेगा। द फंडामेंटल डिस्कनेक्ट हियर इज माइंड ब्लोइंग। पैसिव इन्वेस्टर डोंट डिफरेंशिएट। वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज को भी वीक के साथ कचरे के दाम में बेच देते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर के लिए दोस्तों यही ब्लाइंड सेलिंग सबसे ल्यूक्रेटिव, सबसे सस्ती एंट्री पॉइंट बनाती है दोस्तों, राइट। सो दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बाकी वीक इमर्जिंग मार्केट्स एक विशियस डूम लूप में फंस जाते हैं। एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं, उन वीक इकोनॉमीज की ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ती है, करेंसी गिरती है, बोरोइंग कॉस्ट एक्सप्लोड हो जाती है। वीक इंस्टीट्यूशंस वाले देशों में यह सप्लाई शॉक एक फुल ब्लोन फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाता है, जो हमने कुछ समय पहले हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ये देखा। जब रशिया यूक्रेन का वॉर आया, कितनी कंट्रीज लपेटे में आ गई। इंडिया नहीं है, इंडिया वॉज स्ट्रॉन्ग दिस टाइम ऑल्सो। अभी तो ये युद्ध शुरू हुआ है, अब कौन कौन इस बार लपेटे में आएगा ये भी तो देखना पड़ेगा।
जो वीक है दोस्तों उनका फंसना जरूर है। अब दिस स्लाइड, लेकिन हम कौन है दोस्तों? हम फ्रेजाइल ईएम नहीं है, फ्रेजाइल इकोनॉमिक इमर्जिंग मार्केट नहीं है। वो कौन है वो भी आप लोग जानते हो। बट लुक एट दिस रेजिलियंस मैट्रिक्स। इंडिया इज द बेस लाइन फॉर रेजिलियंट इमर्जिंग मार्केट। सबसे दमदार है इमर्जिंग मार्केट की इंडिया है, पर कंपैरिजन तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी से अपने आप को करते हैं, राइट? जब बाजार की बातें आती है, हमारे पास एम्पल रिजर्व है करेंसी को बचाने के लिए, रॉबस्ट इंस्टीट्यूशंस है इन्फ्लेशन रोकने के लिए, कंट्रोल्ड डेब्ट है, और सबसे बड़ी बात एक डीप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बेस है दोस्तों। और यही बेस ने दोस्तों इस बार भी इंडिया को फायदा उठाया। तो जो फ्रेजाइल ईएम्स है उनको हम इंडिया के साथ दोस्तों बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। सो यस, व्हाट इज इंडिया एडवांटेज, राइट? ये डुम लूप इंडिया में क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि हमारे पास 3 मैसिव स्ट्रक्चरल सर्किट ब्रेकर है। पहला, स्ट्रेटेजिक एनर्जी परचेसिंग। दोस्तों हम अपॉर्चुनिस्टिकली सस्ता तेल खरीद लेते हैं इन्फ्लेशन को बफर करने के लिए। आप जानते ही हो कि पहले जिन कंट्रीज से हम लेते थे, अभी हमारा डाइवर्सिफिकेशन बड़ा हाई है, तो हम कोई डिपेंड नहीं है कोई एक दो देशों के लिए। अभी आपने देखा ही होगा कुछ कंट्रीज में कितने पेट्रोल के दाम बढ़े, उतना होने के बावजूद वो इफेक्ट इधर नहीं है। सेकंड, द डोमेस्टिक कैपिटल फोर्ट्रेस। व्हाट इज दिस? आपका और मेरा पैसा दोस्तों, हमारा स्टिकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बेस, जिसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज और एसआईपीज एफआईआई के पैनिक सेलिंग को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फायर सेल्स होने ही नहीं देते हैं। तीसरा, फिस्कल एंड एक्सटर्नल बफर्स। दोस्तों हाई फॉरेक्स रिजर्व्स हमारी करेंसी को वीआईएक्स के लिए पैनिक से इम्यूनाइज कर देते हैं। सो नाउ व्हाट शुड बी अवर इन्वेस्टर प्लेबुक, राइट? तो दोस्तों तो फाइनल टेक अवे क्या है? ये रहे आपका इन्वेस्टर प्लेबुक। जब ग्लोबल ईटीएफ्स घबरा कर ब्लाइंड सेलिंग करे, उन डिसलोकेशंस को दोस्तों हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हाई कन्विक्शन इक्विटीज को सस्ते में उठाए, ऐसे में एसआईपी कंटिन्यू करे, बढ़ाए घटाए नहीं, क्योंकि सब सस्ता मिलता है। डोमेस्टिक बफर और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को प्राइज इन करे दोस्तों। सो एज द फेमस कोट फ्रॉम अवर रिसर्च सेज, in a high volatile era, India's resilience transforms global systematic risk into a domestic alpha. दुनिया को पैनिक करने दीजिए, you stay smart, stay invested and let India's structural fortress build your wealth. So friends, thank you for watching. अगर ये insights आपके काम आई तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए, और कमेंट करके बताएं क्या आप इस ग्लोबल पैनिक में सेल करेंगे या अपने डोमेस्टिक अल्फा को क्लेम करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। धन्यवाद एंड जय हिंद।